हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों के लिए हम क्लास 9 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं और ये मॉडल पेपर है, झारखंड द्वारा पारित किए गए मॉडल पेपर है। इसमें 40 MCQ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले देरी न करते हुए प्रश्न की ओर जाते हैं। तो देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है खंड का अपठित बोध, इसे पढ़कर आंसर देना होगा। आप देखिए, शुरू से देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1859 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी के सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने स्वतंत्र संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत को स्वतंत्र दिलाने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका प्रमुख सिद्धांत सत्याग्रह था और जिसमें उन्होंने अन्याय के खिलाफ अहिंसक संघर्ष की बात की। गांधी जी जीवन सादगी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। वे पहनावे, आचरण, विचारों के सादगी और सेवा का संदेश देते थे। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नूथरान गोडसे द्वारा उनकी हत्या की गई। उनकी शिक्षाएं आज भी विश्व भर में प्रेरणा का स्रोत हैं। तो देखते हैं, आगे प्रश्न दिया हुआ है और यहाँ पर उसके रिलेटेड कुछ प्रश्न दिया हुआ है। तो देखते हैं, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो महात्मा गांधी का जन्म, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1859। ऑप्शन नंबर बी, पोरबंदर में हुआ। और आगे देखते क्या लिखा हुआ है, महात्मा गांधी का प्रमुख सिद्धांत क्या था। तो वहाँ पर पढ़े हैं, महात्मा गांधी का प्रमुख सिद्धांत सत्याग्रह था, अर्थात अहिंसा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और देखते हैं आगे की प्रश्न की ओर, क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न में लिखा हुआ है, महात्मा गांधी का जीवन का प्रमुख गुण क्या था। तो उनके प्रमुख गुण था आत्मनिर्भरता और सादगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते क्या लिखा हुआ है, महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा के पुजारी क्यों कहा जाते थे। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी क्यों कहा जाते थे, क्योंकि, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अहिंसा का विरोध और सत्य का प्रचार किया, इसीलिए कहा जाते थे। और आगे देखते क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों का सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ पढ़ने के लिए दिया हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ झरना का संगीत है, वन का हरियाली रंग, यहाँ धरा हर कोना भरता और उमंग, पर्वत, जंगल, नदियाँ, फूल, सब छिपी कहानी, आदिवासियों की धरोहर, संस्कृति है अनमोल निशानी, माटी जो गंध है वो मेहनत की पहचान, झारखंड की भूमि जुड़ा है हर इंसान, यहाँ त्योहारों का छठा दिलों को खींच लाए, सरहुल करम और लोहार बरसाए। और आगे देखते क्या लिखा हुआ है। इसके कुछ प्रश्न दिए होंगे, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। 5वां नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है, झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार क्या है। तो झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार हो जाएगा आदिवासियों का धरोहर। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। 6ठा नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि झारखंड की भूमि ये की गंध से जुड़ी है, किसकी गंध से जुड़ी हुई है। तो यह ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, मेहनत की गंध से जुड़ी हुई है। और आगे में क्या लिखा हुआ देखते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ, झारखंड की प्रकृति किसकी कहानी छिपी है, प्रकृति में किसकी कहानी छिपी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पर्वत, जंगल, पहाड़ियों, नदियों। देखिए झारखंड में पर्वत, जंगल, पहाड़ी, नदी बहुत सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और देखते हैं गद्यांश में झारखंड कौन सा त्यौहार का वर्णन हुआ। तो इसमें कौन सा त्यौहार का वर्णन हुआ, तो ऊपर आप पढ़े होंगे, तो आपको दिखा देते क्या कौन सा त्यौहार का वर्णन हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पर लाए हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सरहुल करम सौहार्द जो खुशियाँ बरसाए। तो ये त्यौहार का वर्णन हुआ। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो झारखंड की प्रकृति में कहानी छिपी, तो आपने पढ़ लिया। और आगे देखते हैं गद्यांश में झारखंड कौन सा त्यौहार का वर्णन हुआ है, तो सरहुल करम सोहराय। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते हैं 9वां नंबर प्रश्न में, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न है, ये मॉडल पेपर है आपका। मॉडल पेपर के अनुसार ये पता चलता है कि आपको कैसा प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ, निम्नलिखित को पुल्लिंग है, कौन पुल्लिंग है। इसमें कौन पुल्लिंग है, देखिए देवी ये स्त्रीलिंग है, बालिका बालक रहता तो ये पुल्लिंग होता है, ये बालिका है मतलब स्त्रीलिंग है, ये भी गलत हो जाएगा। छात्र रहता तो वो पुल्लिंग होता, परंतु ये छात्रा है तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, राजा पुल्लिंग है। इसका ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही आसान भी है। और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, सूर्य अस्त में अस्त पहले जोड़ा गया तो सूर्य क्या है। सूर्य अस्त में जो अस्त है पहले जोड़ा गया तो सूर्य क्या है, तो ये मूल शब्द है। मूल शब्द क्या है, पीछे
जुड़ा या अस्ते। तो देखते हैं ये मूल शब्द है। और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग से बना है। कौन सा शब्द उपसर्ग से बना है? जो उपसर्ग लगता है वो कौन सा शब्द बना है? तो पुनर्जन्म। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जन्म के आगे पूर्ण लगा हुआ है, पुनर्जन्म मतलब फिर से जन्म, तो पूर्ण लगा हुआ है उसीलिए ये जैसे बना हुआ है। और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ। उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा? तो उन्नति का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अवनति। अवनति होता है, उन्नति मतलब बढ़ता, तरक्की करना, अवनति मतलब तरक्की नहीं करना। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्यायवाची शब्द मतलब पृथ्वी जैसा ही शब्द होना चाहिए उसका पर्यायवाची शब्द। तो देखते हैं पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द ए हो जाएगा, धरती। धरती, धरती मतलब ये पृथ्वी ही होता है। इसका पर्यायवाची शब्द उसे दूसरा नाम से क्या पुकार सकते हैं? निम्नलिखित में कौन अशुद्ध कौन सा वाक्य मतलब अशुद्ध कौन सा है? तो देख सकते हैं, देखते हैं यहाँ लिखा हुआ है बच्चों ने मैदान में खेला। ये तो सही लग रहा है, सही है, बच्चों ने मैदान में खेला। मुझे तुम्हारे साथ जाना है, ये भी सही है। बारिश होने लगी, ये भी सही है। वे सुबह जल्दी उठता है, तो अशुद्ध। वे सुबह जल्दी उठता है, अशुभ। अशुद्ध कौन सा है? तो यहाँ पर अशुद्ध निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध वाक्य, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो वे सुबह जल्दी उठता है, अशुद्ध है, ये अशुद्ध तो नहीं हो सकता है। और आगे देखते क्या लिखा हुआ है 15वां प्रश्न में कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो निम्नलिखित में कौन सा शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो समर्पण। ये समर्पण सही है। देखिए ये समर्पण हो गया तो ये गलत हो जाएगा। ये समर्पण हो गया, ये भी गलत हो जाएगा। ये समर्पण है, ये भी गलत हो जाएगा। समर्पण ओरिजिनल में ये होता है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आप लोग देख लीजिए समर्पण ऐसा ही लिखा जाता है। और देखिए नाक काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नाक काटना मुहावरे का अर्थ सम्मान खोना होता है, सम्मान खोना। और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पढ़ाई करना जरूरी है, इस वाक्य में क्रिया कौन सा है? क्रिया कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी करना। क्रिया मतलब करना, इसमें पढ़ाई करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? तो पढ़ाई, तो ये क्रिया हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे लिखा हुआ है वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण कौन है? क्रिया विशेषण कौन है? तो धीरे धीरे। कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है, तो क्रिया विशेषण धीरे धीरे हो जाएगा। और 19वां नंबर प्रश्न में लिखा हुआ वह स्कूल जाता है और किताबें पढ़ता है, ये कौन सा वाक्य? स्कूल जाता है और किताबें पढ़ता है, तो ये हो जाएगा आपका और लिखा हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मिश्र वाक्य। और आगे देखते क्या लिखा हुआ है। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ होता है कि पराजित करना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते क्या लिखा हुआ है 21वां नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है, ये देखिए पाठ्य पुस्तक से दिया हुआ है, इसे पढ़कर ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा आप लोग और इसका उत्तर दे दीजिएगा। देखते हैं यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, पढ़ लीजिए। हम आगे देखते क्या लिखा हुआ इसका प्रश्न में। 21 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया? तो आपने ऊपर पढ़ा होगा अभी, तो प्रस्तुत गद्यांश लिया गया मेरे बचपन के दिन, इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और हम 22वां नंबर प्रश्न में चलते हैं। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, तो इसमें क्या होगा? इसमें कौन सा धीरे धीरे क्या है? तो अभी आपने ऊपर बताया कि धीरे धीरे है क्रिया विशेषण, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते हैं 23वां नंबर प्रश्न में गद्यांश के अनुसार वर्तमान जीवन शैली किस पर आधारित है? आपने ऊपर गद्यांश पढ़ा, उसके अनुसार वर्तमान जीवन आधारित उपभोक्तावाद पर है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते क्या लिखा हुआ है 24 नंबर में। गद्यांश में उत्पादन बढ़ाने के पर जोर दिया गया है, उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया है, ये 24 का ऊपर जाएगा लोगों को उपभोग और सुख के लिए, इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए आप लोग आगे क्या लिखा हुआ है। और आगे की प्रश्न पर चलते हैं। 25वां नंबर, गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है? गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है? तो गधे का छोटा भाई आपकी पाठ्य पुस्तक से है, तो बैल को कहा गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है 26वां नंबर प्रश्न में। लहासा की और पाठ में हिंदी गद्य का कौन सा विधा है? कौन सा विधा है लहासा की और पाठ में? तो आपने पढ़ा होगा ये यात्रा वृतांत थे, लहासा आपने ये पढ़ा होगा, तो ये यात्रा के बारे में है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते क्या लिखा हुआ है 27वां नंबर प्रश्न में लिखा है महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ? तो महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे 28वां नंबर प्रश्न में
हरिशंकर परसाई जी ने कौन सी पत्रिका निकाली? तो हरिशंकर परसाई जी ने 28 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वसुधा। याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिल भी सकते हैं। ये मॉडल प्रश्न है। तो देखिए 29वां नंबर में, बच्चे काम पर जा रहे कविता का क्या नाम है? कविता के कवि का क्या नाम है? बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस कविता का कवि का क्या नाम है? तो ये कविता का कवि का नाम है राजेश जोशी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते क्या लिखा हुआ है। मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है? तो मृत्यु का तरल दूध कहा गया है बाढ़ के पानी को। इसके आने से लाखों लोगों के घर विस्थापित हो जाते हैं, अपने घर से हट जाते हैं और माल जाल की हत्या होती है। और देखते हैं 31वां नंबर प्रश्न में, रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र कौन है? तो रीढ़ की हड्डी जो है एकांकी का प्रमुख पात्र उमा है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते क्या लिखा हुआ है। 32 नंबर में, मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका है। लेखिका क्या है? तो इसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते क्या लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर विकल्पों का चयन करना है। तो ये पद्यांश को आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ दीजिएगा। देखते हैं यहाँ पर क्या पढ़ा हो, आप लोग पढ़िएगा, देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, पढ़िए। देखते हैं, प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? तो आपने ऊपर पढ़ा, ये काव्यांश के कवि कौन है? तो 33वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। प्रस्तुत काव्यांश के कवि सुमित्रा नंदन पंत है। याद कर लीजिएगा, सभी कवि कवित्री का नाम याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर साल पूछे जाते हैं। कवि कवित्री 2 या 3 मार्क्स के हमेशा पूछे जाते हैं। और आगे देखते क्या लिखा हुआ है। इस काव्यांश में रंग रंगों का फलो कविता व्यक्त करना चाहता है। क्या व्यक्त करना चाहता है? व्यक्त क्या करना चाहता है? तो 34 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा प्रकृति की विविधता। 34 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रकृति की विविधता। और आगे देखते हैं 35वां नंबर प्रश्न में, कि छिमिया छिपाए बीज की लड़ी पंक्ति का क्या तात्पर्य है? छिमिया छुपाए बीज की लड़ी पंक्ति का क्या तात्पर्य है? तो 35 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मटर की फलियों में छिपे बीज। आपने छिमिया पढ़ा, मटर को ही छिमिया बोला जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते क्या लिखा हुआ है 36 नंबर प्रश्न में, प्रस्तुत काव्यांश के कविता से लिया गया। किस कविता से लिया गया है? जो ऊपर जो दिया हुआ है वो किससे लिया गया है? तो ऊपर में जो दिया गया है 36 नंबर, तो ग्राम श्री से लिया गया। आपने ग्राम श्री चैप्टर पढ़ा होगा अभी, तो आपने पढ़ा होगा, तो इसी से लिया गया ये पाठ है। और देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों को ये सही विकल्प का चयन करें। इसका जो प्रश्न है सही विकल्प है। तो कबीर दास के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं? तो कबीर दास के अनुसार ईश्वर प्रत्येक प्राणी के हृदय में रहते हैं। ये नहीं कि मंदिर में रहते हैं, ना मस्जिद में रहते हैं, ना कैलाश पर्वत में, कहीं नहीं। ये सभी प्राणी के हृदय में रहते हैं, बस पहचानने की नजर है बस। आगे देखते क्या लिखा हुआ है। वाक का शाब्दिक अर्थ है। वाक जो होता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वाणी है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और देखते हैं, यह रसखान की काव्य भाषा क्या है? रसखान जो है उसकी काव्य भाषा क्या है? तो ब्रजभाषा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते क्या लिखा हुआ है। 40वां नंबर प्रश्न में लिखा हुआ कि मेघ आए कविता के मेघ का आगमन किस रूप में हुआ? तो मेघ का आगमन किस रूप में हुआ? तो 40 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, मेहमान के रूप में आया। मेघ आए मेहमान के रूप में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और देखते ही आपका 40वां नंबर प्रश्न खत्म हुआ। और अब आपके लिए आया कि आपने 40 में कितना नंबर सही किया। 40 में अगर आप 35 सही कर लिए तो आपका तैयारी अभी बहुत बढ़िया है। अगर आप 30 से कम किए तो आपका तैयारी अभी कम है, आपको तैयारी करना पड़ेगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इसमें से कुछ गलत समझ में आता है या किसी पर डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बस आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।